गुप्ता जी चिंतित मुद्रा में सोच रहे थे। मैं कैसे समझाऊं इस लड़की को। इसे लग रहा है कि मैं इसके निर्णय के विरुद्ध हूँ, पर मैं कहाँ उसके चुनाव के विरुद्ध हूँ। मैंने तो इस लड़की से बस इतना ही मांगा है कि उसे अपने आप को साबित करने का मौका तो दे, पर उसे लग रहा है कि मैं उसे सौरभ से अलग करना चाहता हूँ। उसके हिसाब से तो मैं बहुत ही निर्दयी और घमंडी हूँ। यही तो कहा है उसने अपनी माँ से मेरे लिए। विजय गुप्ता शहर के जाने माने बिजनेसमैन थे। इतने रईस होने के बावजूद बहुत ही सादा जीवन व्यतीत करते थे। इकलौती बेटी भैरवी के भविष्य के लिए उसे पढ़ने के लिए विदेश भेजा। भैरवी पढ़ने में तेज थी तो विदेश में भी पिता का नाम रोशन किया। शुरू में भैरवी को सेटल होने में बहुत दिक्कतें आईं, तो विजय पग पग पर बेटी का पूरा साथ दिया। जहाँ ज़रूरत वहाँ फ़ोन पर ही उसे गाइड किया और कई बार बात न बनने की सूरत में अपने उन मित्रों की मदद लेते जो भैरवी की शहर में थे। कहने का अर्थ है, उन्होंने उसे विदेश में रहते हुए भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं आने दी। भैरवी भी अपने पिता पर हमेशा गर्व करती थी, और करे भी क्यों ना। पिता ने हमेशा उसका साथ जो दिया था। अनीता फ़ोन पर उतना बात नहीं कर पाती थी, तो विजय रोज़ाना 2 घंटे अपने व्यस्ततम समय से निकालकर अपनी बेटी से इसलिए बात करता था कि कहीं उसे एक पल के लिए भी अकेलापन महसूस ना हो। एक और बात जिस वजह से उसे अपने पिता पर गर्व था, वो था उनका कंप्यूटर में निपुण थे। भैरवी को शुरुआत में कंप्यूटर की उतनी जानकारी नहीं थी, पर उसकी पढ़ाई पूरी तरह से कंप्यूटर पर आधारित थी। वे सब बातें थीं जिन्होंने इन बाप बेटी कम और दोस्त ज़्यादा बना दिया था। दोनों एक दूसरे से हर बात शेयर किया करते थे, पर यह बात उसने अपने दोस्त जैसे पापा से शेयर नहीं की। क्यों उसे ये बात रिश्तेदारों के माध्यम से पता चली कि उसकी बेटी के जीवन में कोई है। क्यों नहीं उसने स्वयं बताया कि पापा मेरी लाइफ में सौरभ आ गया है। पूछने पर उसने मान लिया और ये बोला कि आप अपनी तसल्ली कर लो, फिर ही शादी करूँगी। लड़का उसी शहर में था, स्कूल टाइम से दोस्त था, कुछ काम नहीं करता था। विजय और भैरवी को जैसे काम की धुन थी, वैसे ही लड़का मनमौजी किस्म का था। उसी शहर का होने की वजह से विजय के लिए उसकी कुंडली निकलवाना कोई बड़ी बात नहीं थी। लड़के का साधारण घर-बार विजय को उतना परेशान नहीं कर रहा था जितना उसका काम के प्रति संजीदा न होना। आखिर जान से भी प्यारी बेटी की पूरी जिंदगी का सवाल जो था। 6 साल बाद भैरवी पीआर होने के बाद घर लौटी थी। आधी रात को जब विजय के फ़ोन पर रिंग बजी और उसने देखा कि बेटी का फ़ोन है, तो उसे कोई आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि उस वक्त जिस देश में वो रहती थी वहाँ सुबह होनी थी, तो कोई बड़ी बात नहीं थी उसका फ़ोन आना। हेलो, जैसे ही विजय बोला, भैरवी बोली, पापा दरवाज़ा खोलो, मैं बाहर खड़ी हूँ। एकदम चौंक गया विजय और दोबारा पूछा, क्या बोला तूने। विजय नींद में था, तो उसे लगा कहीं सपना ना देख रहा हो। पापा मैं सचमुच आई हूँ। भैरवी अपने पापा को अच्छे से जानती थी। उसे समझ आ गई थी कि उसके पापा ने सोचा होगा कि वो सपना देख रहे हैं। दोबारा वही बात सुनने के बाद विजय ने फटाफट अनीता को जगाया और तुरंत दरवाज़ा खोला, तो भैरवी मम्मी पापा के गले लगकर पहले तो खूब रोई, क्योंकि इतने लंबे अरसे के बाद वो उन्हें देख रही थी। अनीता ने तुरंत खाना निकाला और एक थाली में सजाकर ले आई बेटी के लिए। उसने बहुत मना किया कि रास्ते में खाकर आई हूँ, पर माँ कहाँ मानने वाली थी, उसे खिलाकर ही मानी। पहले तो विजय ने इस तरह से आधी रात को सरप्राइज़ देने के लिए डांटा। उन्होंने कहा, यह विदेश नहीं इंडिया है। 6 घंटे के सफ़र के दौरान, और वो भी जब रात को हो, तो एक लड़की के लिए सुरक्षित नहीं है। खैर, अब तो जो होना था हो गया, और रात भी बहुत हो गई थी। भैरवी भी सफ़र से थकी हारी आई थी, तो सब लोग सो गए। सुबह विजय ने सबसे पहला काम ये किया कि 1 हफ्ते के लिए अपनी सारी अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दी और दिल्ली से बनारस की 3 एयर टिकट्स बुक करवा दी। 1 हफ्ता तीनों बहुत घूमे। इस दौरान विजय ने भैरवी से सौरभ के बारे में कोई भी चर्चा नहीं की। आने के बाद विजय के गिले शिकवे के बाद उसने हमेशा भैरवी को दोस्त समझा, फिर भी उसे नहीं बताया। भैरवी ने अपने और सौरभ के बारे में सब बात बता दिया। विजय ने जब भैरवी को उसके कामचोर होने के बारे में बोला, तो विजय को ये जानकर हैरानी हुई
कि काम को पूजा समझने वाली भैरवी को पहले से पता था कि सौरभ कामचोर है, और उसने आश्वासन दिया कि वहाँ जाकर बड़े से बड़े कामचोर काम करने लग जाते हैं। विजय ने उसे समझाने की कोशिश की तो उत्तर मिला, कोई फ़ायदा नहीं पापा, या तो सौरभ से शादी होगी मेरी या नहीं होगी। अपनी बेटी के ऐसे दो टूक उत्तर की विजय को अपेक्षा नहीं थी। उसे इतना भरोसा था कि यदि वो अपनी बेटी को समझाएगा तो वो समझ जाएगी, पर वो अपनी जिद पर अड़ गई। खैर, विजय को बेटी के आगे झुकना पड़ा, पर उसने बेटी के आगे एक शर्त रखी, छोटी सी शर्त, कि लड़के को खुद को साबित करना पड़ेगा कि वो किसी योग्य है। यदि वो स्वयं बिना भैरवी के मदद के विदेश पहुंच जाता है तो वो उसकी सौरभ से शादी को तैयार हैं। भैरवी को भी अपने पापा की ये बात अच्छी लगी। उसने लड़के से इस बारे में बात की तो वो भी रेडी हो गया। फिर भैरवी के बार बार कहने पर विजय और अनीता को सौरभ के घर वालों से मिलना पड़ा। तजुर्बेकार विजय एक नज़र में ही उस लड़के और उसके घर वालों को पहचान गया। सहज से भी मीठी बोली वाले लोग विजय को शुरू से ही पसंद नहीं थे। बहुत चापलूसी कर रहे थे वे लोग विजय की, क्योंकि उन्हें पता था कि घर में विजय की ही चलती है। विजय मन ही मन सोच रहा था कि गलत हो रहा था, पर एहसास था कि बेटी नहीं मानने वाली, तो ज़बरदस्ती वाली मुस्कान के साथ उनसे बातें करता रहा। भैरवी तो जैसे सौरभ से बातों में खो गई थी। विजय का ध्यान बस उन दोनों की ओर ही था। मन ही मन वो सोच रहा था कि बेटी तो गई हाथ से। लड़के के बाप से ज़्यादा लड़के की माँ बोल रही थी और विजय की खूब चापलूसी कर रही थी। विजय समझ रहा था कि ये सारा प्रपंच बेटे को मुफ्त में विदेश सेटल करने के लिए रचा जा रहा है, पर उसकी हिम्मत नहीं हुई बेटी से ये सब कहने की। हाँ, उसने लड़के से स्पष्ट रूप से ये बोल दिया था कि शादी की ये शर्त है कि उसे खुद विदेश जाना होगा, अपने दम पर और बिना भैरवी की मदद लिए। लड़का बिना समझे सोचे बोला, हाँ अंकल जी, बस 2 महीने दीजिए मुझे, मैं पहुंच जाऊंगा। विजय मन ही मन हंसा कि तू 6 महीने बोलता तो कुछ समझ भी आता। उसे समझ आ चुका था कि माँ बेटा दोनों ही बहुत ऊंचा सोचे बैठे हैं और उसकी बेवकूफ़ लड़की उनका साथ देकर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही है। वहाँ से आने के बाद भैरवी बहुत खुश थी। उसे लग रहा था कि सब कुछ उसके मुताबिक हो चुका है। अभी भैरवी सबके सामने सौरभ से बात करने लगी थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि पापा को अभी रिश्ता मंजूर है। पर उसे क्या पता था कि उसका पापा मन ही मन कितना परेशान था। अनीता से बात की तो बोली, हम अभी कर भी क्या सकते हैं, जब पता है बेटी नहीं मानेगी तो फ़ायदा क्या भला। विजय मन महसूस कर रह गया। बेटी के भविष्य की फिक्र थी, वरना कहीं तो शादी करनी ही थी उसकी पसंद से हो जाए, इससे बढ़िया क्या बात हो सकती थी भला। पर उसने चुना भी तो कैसा, एकदम निकम्मा कामचोर। अब तो विजय ने सब कुछ भैरवनाथ पर छोड़ दिया था। विजय भगवान शिव के भैरवनाथ स्वरूप की पूजा करता था, इसलिए तो उसने माँ पार्वती के भैरवी स्वरूप भैरवी के नाम पर बेटी का नाम भैरवी रखा। बेटी ने कामयाब होकर सिद्ध भी कर दिया था कि उसने माँ पार्वती के नाम को सार्थक कर दिया है, पर अब उसकी बुद्धि को पता नहीं क्या हो गया था। खैर, विजय ने अब इस बारे में सोचना छोड़ दिया था। उसने एक बार फिर से बेटी के साथ घूमने का प्रोग्राम बनाया। इस बार वो लोग कुछ धार्मिक जगह और पहाड़ी इलाके पर घूमने गए। भैरवी उनके साथ होकर भी उनके साथ नहीं थी। वो लगातार सौरभ के साथ फ़ोन पर थी। विजय हर बार मन महसूस कर रह जाता, क्योंकि कितना चाव था उसे कि बेटी 6 साल बाद आ रही है तो उसे कहाँ कहाँ घुमाएगा, खूब शॉपिंग करवाएगा। हो तो सब कुछ रहा था, पर बेटी का मन तो कहीं और था। माँ बाप बच्चों के लिए कितना सोचते हैं, और कितने बच्चे होते होंगे जो माँ बाप की भावनाओं को समझते होंगे। घूम फिरकर वापस आने के बाद भैरवी ने रट लगा दी कि उसके माँ बाप को फिर से मिलना है। उसने पहले ही डिनर प्लान कर रखा था। विजय को तो सिर्फ इन्फॉर्म किया, फला दिन फला जगह जाना है। बेचारा क्या करता, मान ली बात। कहानी में ट्विस्ट तो यहाँ दूसरी मीटिंग पर आया। लड़के की माँ ने बातों बातों में विजय को बोल ही दिया कि भाई साहब, छोटा सा प्रोग्राम करके मंदिर में शादी कर देते हैं, ज़्यादा किसी को नहीं बुलाएंगे। विजय को उसकी माँ की बात पर
कोई हैरानी नहीं हुई, क्योंकि उसे ऐसी ही किसी बात की पहले से ही उम्मीद थी। उन्होंने ये सोच रखा होगा कि शादी हो जाएगी तो बाहर जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, तो फिर विजय की जो शर्त थी वो तो वहीं की वहीं रह गई ना। विजय ने साइड में ले जाकर भैरवी को बोला कि लड़के की माँ ये क्या बोल रही हैं। तो भैरवी बोली कि मैं आपसे इस बारे में घर जाकर बात करती हूँ। विजय की चिंता बढ़ गई थी। उसने जो सोचा था वही हुआ आखिर, पर उसने ठान लिया था कि लड़का अगर उसकी कही हुई शर्त को नहीं मानेगा तो वो कभी भी इन दोनों की शादी को राज़ी नहीं होगा, चाहे जो भी हो जाए। घर आके भैरवी बोली, पापा वो अगर अपने खुद से उस देश में गया तो वो वापस नहीं आ पाएगा, और अगर वापस आया तो वापस उस देश नहीं जा पाएगा। विजय ने ताना मारने वाले अंदाज में बोला, तुम मुझे उस देश के कानून समझा रही हो जहाँ तुम्हें मैंने सारे कानून जानने के बाद भेजा था। ऐसा बोलो ना कि वो अपनी शर्त पूरी नहीं कर सकता। भैरवी, ऐसा कुछ नहीं है पापा, भैरवी ने ऊंची आवाज़ में कहा। बस आप अपने पैसे का रुआब दिखा रहे हो उन्हें। विजय के पैरों के नीचे से ज़मीन ही खिसक गई हो जैसे। वो अपने आप को एकदम कमज़ोर समझने लगा, क्योंकि जिस बेटी को उसने पग पग पर साथ दिया था वही बेटी उसके विरुद्ध बोल रही थी, और वो भी ऊंची आवाज़ में। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि उसके जिगर का टुकड़ा, उसका सबसे प्यारा दोस्त, उसकी बेटी उससे ऐसा व्यवहार करेगी, वो भी उस लड़के के लिए जिसे उसकी ज़िंदगी में आए चंद महीने हुए थे। एक बार को तो सोच रहा था कि शायद गलती से भैरवी से ऐसा बोला गया, पर फिर उसने जब उसके चेहरे के गंभीर भाव देखे और उसे दृढ़ देखा तो समझ गया कि अब उसकी अपनी बेटी के जीवन में उतनी महत्ता नहीं रही है। विजय, तुम ये क्या कह रही हो बेटा? मैंने आज तक कभी पैसे का घमंड किया है जो आज करूँगा? भैरवी, बाकी लोगों की बात और है पापा, उनसे आपने कौन सा रिश्ता जोड़ना होता है। आपको अपने स्टेटस वाले से ही मेरा रिश्ता करना है। बाकी ये शर्त वर्त तो बेकार की बात है। आप चाहते ही नहीं मेरी सौरभ से शादी हो जाए। विजय, ये गलत बात है बेटा। तूने खुद माना था कि ये कोई मुश्किल शर्त नहीं है, और हमें इतना तो हक है कि हम अपने होने वाले दामाद की काबिलियत को परख सकें। भैरवी, पापा उसके साथ ज़िंदगी मैंने गुजारनी है या आपने? मुझे कोई ज़रूरत नहीं है उसकी काबिलियत परखने की। जितना मैं उसे जानती हूँ वो बहुत लायक है। बस यहाँ उसके लायक कोई काम नहीं मिल सका, इसलिए उसे अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका नहीं मिला। देखना वहाँ कैसे काम करेगा वो दिन रात। विजय, वो काम करेगा जो दिन रात बस वीडियो गेम में लगा रहता है। तुम पछताओगी भैरवी। जिसने यहाँ काम नहीं किया कभी वहाँ क्या करेगा? भैरवी, अच्छा तो पूरी जासूसी की है आपने उसकी? वो वीडियो गेम नहीं, प्ले स्टेशन पर खेलता है पापा। विजय, तूने ही भेजा था ना उसे लेटेस्ट वर्जन। भैरवी, पापा आपको बस जासूसी करनी आती है, अपने बच्चे की खुशी से आपको कोई मतलब नहीं है। विजय, बच्चे की खुशी से मतलब है, तभी तो मना कर रहा हूँ मैं। भैरवी, नहीं, आप बस अपनी जिद मना रहे हैं। आपको बस अपनी खुशी से मतलब है, किसी और की खुशी की कोई परवाह नहीं है। विजय का रोना निकल गया अपनी बेटी की बात सुनकर। वो वहाँ से सीधा अपने बेडरूम में गया और सुबकने लगा। अनीता बहुत भोली थी। दोनों की बातों में उसने चुप रहना ही ठीक समझा। बस आकर उसने पति के सर को पकड़कर अपनी गोद में रख लिया और चुप रहने को बोलने लगी। उस दिन वो तीनों नहीं सो पाए। सबके अपने अपने कारण थे। सुबह उठे तो देखा कि भैरवी अपने सूटकेस पैक किए हुए थी। विजय ने इसे सीधे बात न करते हुए अनीता से बोला, अनीता, इसे कह दो अगर ये मेरी मर्ज़ी के बगैर इस घर से कदम बाहर रखेगी तो फिर कभी इस घर में दाखिल नहीं हो सकेगी। भैरवी भी बहुत गुस्से में थी। बोली, मम्मी ने बोल दो, मुझे भी कोई शौक़ नहीं है उस शख्स के घर में वापस आने का, जिसे सिर्फ अपनी खुशी की परवाह है, अपने बच्चों की नहीं। अनीता उसे समझाते हुए बोली, बेटा ऐसे नाराज़ होकर मत जाओ। तुम अभी गुस्से में हो। तुम्हें नहीं पता तुम कितनी बड़ी गलती करने जा रही हो। तुम्हारे पापा सच कह रहे हैं, वो लड़का तुम्हारे लायक नहीं है। भैरवी और भी गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, मुझे पता है आप भी इनकी ही तरफ से बोलोगी।
आप ही कर लो गुलामी इनकी, मैं जा रही हूँ। अब कभी वापस इस घर में कदम नहीं रखूँगी। नीता ने आवाज़ लगाई, रुक जाओ भैरवी, पर भैरवी नहीं रुकी। वो तेज़ कदमों से चलती हुई बाहर निकल गई। उसने पहले ही टैक्सी मंगाई हुई थी। अनीता जाने लगी तो विजय ने उसके हाथ पकड़कर रोक लिया और बोले, जाने दो अनीता, उसके और हमारे दोनों की किस्मत में दुख ही लिखा है शायद। विजय कटे वृक्ष की तरह सोफे पर गिर गया। अनीता उसके सर पर तेल की मालिश करने लगी। उस बेचारी को यह डर लगने लगा कि उसके पति को कहीं कुछ ना हो जाए। उस रात भी उन्होंने करवटें बदलते हुए रात गुजार दी। विजय पूरी रात सोचता रहा। उसने भैरवनाथ जी से मांगकर कन्या ली थी और उन्हीं के नाम पर भैरवी नाम रखा उसका। कितनी खुशियाँ मनाई थीं उसने और अनीता ने भैरवी के होने पर। अपना सारा प्यार उसी पर लुटा दिया। इसलिए कभी दूसरे बच्चे के बारे में उन्होंने सोचा ही नहीं। लोगों ने कितना कहा कि लड़की है, एक दिन ब्याह कर अपने घर चली जाएगी, फिर तुम दोनों अकेले रह जाओगे। पर विजय कहाँ किसी की सुनता था। वो तो दिन रात अपनी नन्ही परी के प्यार में ही खोया रहता था। उसे न बेटे की ज़रूरत थी और ना ही दूसरी बेटी की। बस भैरवी ही उसकी दुनिया थी। कई बार हंसते हुए अनीता ताना मार देती कि लगता है मैं तो इस घर में काम वाली बाई हूँ, तुम दोनों अपने में ही मस्त रहते हो। उसकी बात पर तीनों ज़ोर से हंसने लगते। हंसते खेलते कब समय बीत गया पता ही नहीं चला। कब भैरवी बीकॉम कर गई। विजय ने तो उसे बिजनेस संभालने को बोला, पर उसकी क्लास के ज़्यादातर बच्चे विदेश जा रहे थे और उसे भी खुद को सिद्ध करना था, तो उसने विदेश जाने का प्लान बना लिया। विजय ने आज तक उसकी एक भी बात नहीं टाली थी। उसने तो उसकी ये बात भी मान ली। उसने खुद को सिद्ध किया और पीआर लेकर ही घर लौटी। पर सफल होने का अर्थ ये तो नहीं होता कि आपके जीवन में आपके माँ बाप का महत्व ही ना रहे। पग पग पर साथ देने वाला बाप एकदम महत्वहीन सिर्फ इसलिए हो गया क्योंकि आप वित्तीय तौर पर मजबूत हो गए हो। जब आप कुछ भी नहीं थे तो वही पिता आपके लिए सब कुछ था, और आज कुछ भी नहीं है। उसे निष्ठुर और स्वार्थी की संज्ञा देने वाली भैरवी ने बिल्कुल भी नहीं सोचा कि वह वो इंसान है जिसके लिए पूरी दुनिया है वो, और जो उसकी सफलता की वजह है। अगले दिन ही विजय को उसकी बहन का फ़ोन आया कि भैरवी ने सौरभ से शादी कर ली है। विजय ने अब तक अपने आप को संभाल लिया था। उसने सोच लिया था कि उसे अब भैरवी के बिना जीने की आदत डालनी पड़ेगी। समाचार सुनने के बाद उसने एक लंबी गहरी सांस ली और अपने आप को संभाला। अनीता को बताया। उसने उसे भी चिंता न करने को बोला। शादी के बाद 1 महीना साथ रहने के बाद भैरवी वापस विदेश चली गई थी और 6 महीने बाद सौरभ वहाँ पहुँच गया था। शुरू शुरू में तो सब ठीक रहा। फिर जब सौरभ ने कभी भी काम पर जाने का नाम न लिया तो भैरवी ने टोकना शुरू किया कि कोई काम ढूंढो। वो हर बार मस्ती में उसको बाहों में लेकर उसके माथे पर किस कर देता और बोलता, जाने मन, अभी मुझे आए दिन ही कितने हुए हैं, थोड़े दिन तो मस्ती कर लेने दो। उसके ऐसा करने से भैरवी भी खुश हो जाती। सौरभ के जन्मदिन पर भैरवी ने उसे प्ले स्टेशन का लेटेस्ट वर्जन ला कर दिया। सौरभ की खुशी का ठिकाना ना रहा। वो भी तो यही चाहता था। अब उसे दिन रात लेटेस्ट गेम खेलने को मिलने वाली थी। उसे दिन रात प्ले स्टेशन के साथ बिजी देखकर भैरवी भी परेशान होने लगी थी। फिर उसने सोचा कि मैं बेचारे को जॉब ढूंढने को कहती रहती हूँ, उसकी कौन सी यहाँ जान पहचान है, मैं खुद ही उसके लिए जॉब ढूंढ देती हूँ। अगले दिन उसने सौरभ को अपना रिज्यूम तैयार करने को बोला। शाम को आने पर जब भैरवी ने पूछा कि रिज्यूम बन गया तो बोला कि प्रिंटर नहीं था। भैरवी ने फिर भी गुस्सा नहीं किया और बोली, अच्छा, जो बनाया है वो मुझे मेल कर दो, प्रिंट की ज़रूरत नहीं है। तो सौरभ गेम खेलते खेलते बिना उसकी ओर देखे बोला, जाने मन, ऐसा क्यों नहीं करती, तुम खुद ही बना दो। और उसकी ओर फ्लाइंग किस छोड़ दी। भैरवी यह भी नहीं बोल सकी कि मैं तो थकी हारी आई हूँ, तुम खुद क्यों नहीं कर लेते। पर वो उसे नहीं बोल पाई। वो उसे प्यार ही इतना देता था कि भैरवी को उसकी कमियां नज़र ही नहीं आती थीं। खैर, थके होने के बावजूद भैरवी ने रिज्यूम तैयार कर दिया। भैरवी को लगता था कि सौरभ उससे बहुत प्यार करता है
और सच में करता भी था, क्योंकि वो उसके लिए नोट कमाने की मशीन थी। वो खुद कुछ करना नहीं चाहता था और भैरवी उसे नौकरी के लिए जितना बोल सकती थी वो बोलती, पर फिर जब देखती कि सौरभ का रिस्पांस 0 है तो चुप कर जाती। उसने कितनी ही नौकरियों के बारे में सौरभ को बताया, किसी में उसे टाइम पसंद नहीं आया तो कहीं काम। एक दो जगह जाकर आया तो वहाँ का स्टाफ उसे पसंद नहीं आया। फिर अगर रेस्टोरेंट की बात की जाए तो वहाँ 8 घंटे खड़े क्या भागते रहना है, और मेहनत करना तो हमारे सौरभ बाबू सीखे ही नहीं थे। एक जगह तो हद ही हो गई, वहाँ दूरी ज़्यादा थी तो जनाब सफ़र में थक जाते थे। खैर, अब भैरवी ने उसे टोकना बंद कर दिया था। अब उसे थोड़ी परेशानी होनी शुरू हो गई थी कि यह काम पर जाता क्यों नहीं है। उसने एक दो बार उसकी माँ से इस बात का जिक्र भी किया तो उसने हंसकर टाल दिया कि यह तुम दोनों का मसला है, मैं इसमें भला क्या बोलूँ, ही। उसके बाद उसने उसकी माँ को भी कहना छोड़ दिया। उसको अपनी परेशानियों से थोड़ी राहत तब मिली जब उसे पता चला कि वो माँ बनने वाली है। सौरभ भी बहुत खुश हुआ। उसने अपने मम्मी पापा को भी अपने पापा बनने की खबर सुनाई। सभी खुश थे। आज एक अरसे बाद भैरवी को अपने पापा की याद आई जब उसने सौरभ को अपने पापा से बात करते देखा। उसने सोचा अगर उसके पापा की रजामंदी होती तो यह खबर सुनकर वो कितना खुश होते। वो उसकी हर खुशी को दोगुना नहीं बल्कि चौगुना कर देते थे। कितना प्यार करते थे वो उसे, पर उन्होंने उसकी सौरभ के साथ शादी को मंजूरी न देकर अच्छा नहीं किया। फिर उसके दूसरे मन ने उसे बोला कि उन्होंने कब उसे मना किया था। वो तो सिर्फ सौरभ को परखना चाहते थे, और अब उसे थोड़ा थोड़ा एहसास भी हो गया था कि उसके पापा कहीं ना कहीं सही थे। खैर, आज उसके लिए बहुत खुशी का दिन था और वो इस खुशी के मौके पर उदास नहीं होना चाहती थी। इस दौरान सौरभ को शायद भैरवी पर थोड़ा तरस आ गया, क्योंकि उसने एक पार्ट टाइम जॉब शुरू कर दी थी। किसी फैक्ट्री में छोटे छोटे स्पेयर पार्ट्स थे, उनकी पैकिंग का काम बीकॉम पास सौरभ कर रहा था। क्योंकि वहाँ पहुँचने के बाद भैरवी के कहने के बावजूद उसने कोई स्टडी कोर्स ज्वाइन नहीं किया। वैसे काम की ही नौकरी थी। कभी 4 घंटे लगाकर आ जाता तो कभी उसे बुखार सा महसूस होता तो जाकर तुरंत वापस आ जाता और काम का $8-10 बर्बाद करके आ जाता। तो ऐसे जनाब की नौकरी चल रही थी। भैरवी के पूछने पर उसे प्यार जताने लगता और बात को टाल देता। इसी तरह से घिसटते घिसटते इनकी गृहस्थी की गाड़ी चलती रही और 9वें महीने भैरवी ने एक बेटे को जन्म दिया। पता नहीं क्यों उसमें उसे अपने पापा की ही छवि नज़र आई। उसने उसका नाम विदित रखा। सौरभ को नहीं पता था कि उसने ये नाम क्यों रखा। इतनी परवाह कहाँ थी उसे तो बस अपने प्ले स्टेशन से मतलब था। बच्चे के 6 महीने का होने तक भैरवी मैटरनिटी लीव पर थी। इस दौरान उसे अपने बेटे की परवरिश करने का मौका मिल गया। हालांकि उसे पूरी सैलरी मिल रही थी, पर फिर भी वो जोर लगाकर ज़बरदस्ती सौरभ को काम पर भेजती। उसे समझाती कि हम तभी घर ले पाएंगे जब दोनों कमाएंगे। सौरभ उसकी बातों का इतने जोश के साथ समर्थन करता मानो वो उसकी बात को सचमुच मानने वाला है, जबकि असलियत यह थी कि वो एक कान से उसकी बात सुनता और दूसरे से निकाल देता। इस तरह अब तो भैरवी के लिए और भी काम बढ़ गया था। जॉब पर जाना, घर का काम और बच्चे की देखभाल, पर वो कर भी क्या सकती थी, किसे शिकायत करती। सौरभ की माँ से की थी तो उसने टाल दिया था, ये बोलकर कि ये उनका आपस का मसला है, और अपने माँ बाप से वो किस मुँह से कहती। इसी तरह समय बीतता गया। वो अकेली इस गृहस्थी को किसी तरह खींचती रही। सौरभ अभी भी अपनी गेम में मस्त था। उससे तो इतना भी नहीं होता था कि वो अपने 1.5 साल के बेटे को संभाल ले। एक दिन भैरवी काम से वापस आई तो देखा उसका बेटा विदित बड़े से डस्टबिन में उल्टा गिरा हुआ था और बुरी तरह से रो रहा था। भैरवी ने फटाफट उसे वहाँ से निकाला और अच्छे से साफ किया। उसको बहुत गुस्सा आया और चिल्लाकर बोली, सौरभ। अब शायद सौरभ को सुनाई दिया कि कोई है। भैरवी को देखकर उसने उसे बड़े प्यार से बाहों में लिया, बिना जाने कि उसके चेहरे के भाव कैसे हैं, और माथे पर किस करते हुए बोला, जाने मन तुम आ गई, और मुस्कुराने लगा।
भैरवी हैरान परेशान थी। वो मन ही मन सोचने लगी, अपने पापा की बात ना मानकर उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। उसे अपने पापा की बात माननी चाहिए थी, क्योंकि माँ पापा का प्यार निस्वार्थ होता है। वे सदैव अपने बच्चों का भला चाहते हैं। उसने धोखा अपने आप को ही दिया है, ना कि उसने अपने पापा को धोखा दिया।